हाय प्यारे दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुका हूं एक नए जोश और नए उल्लास के साथ। तो दोस्त, आपकी सफलता के क्रम में मैं एक एक कड़ी आपको आगे लेकर चल रहा हूं, एक एक कदम आपको आगे लेकर चल रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम संतुष्ट होंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप लोग सीधा-सीधा हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कह सकते हैं। जो भी समस्याएँ आपकी हैं आप हमसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखते हैं कि आपको कोई समस्या ना हो, आप तुरंत हमें कमेंट करके बताइए, जो भी समस्या हो आपकी। तो दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या होनी चाहिए जरा आप बताइए तो। पिछली क्लास हमारी क्या थी? गद्यांश पद्यांश था या शिक्षण था? अब आप जान ही रहे हैं कि इसी क्रम में, जिस क्रम में हम चल रहे हैं उस क्रम में एक गद्यांश और एक क्लास इसकी आपके क्या नाम है इसकी भाई, शिक्षण की होती है। तो इस तरह से मैं आपको लेकर बराबर जो चल रहा हूँ, कोई समस्या ना हो आपको, उसके लिए हमेशा ध्यान देता हूँ कि आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए दोस्त। लीजिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस में आए हुए प्रश्न है। प्रीवियस में आए हुए प्रश्न हमेशा ही मस्त होते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। ठीक है दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्त, मित्र जो भी हो, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपके सामने विजिबल है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो ये मेरी क्लास है दोस्त, इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अगर ये मेरी क्लास देख रहे हैं तो हिंदी देखने की जरूरत नहीं, गद्यांश पद्यांश तो कहीं भी किसी की देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी क्लास कर लीजिए। आपको एक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं पढ़ाता कि एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बस उसी में ही सीमित हो जाऊं। मैं इस तरह से आपको सोचता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई खुले अंत वाले प्रश्न की तरह से पढ़िए, बंद अंत वाले क्यों पढ़ रहे हैं? खुले अंत का मतलब ये होता है कि आप ऐसा पढ़ाइए कि जिसमें बच्चा विचार कर सके, जिसमें जो बालक विद्यार्थी हैं वो विचार कर सके, अपने विचार, अपना चिंतन, अपना दिमाग लगा सके, सृजनात्मक सोच रखे, वो रचनात्मक सोच को रखे। व्यवहारिक तरीके से पढ़ाइए, सहजता से पढ़ाइए। लीजिए, सहजता कहते ही इस प्रश्न में भी सहजता का समावेश है ना? देख लीजिए, बच्चा आनंद पूर्वक सीखे, इतना प्रयास कीजिए। अब ये कहिए कि आप पढ़ाकर संतुष्ट हैं, बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कुंठा पैदा कर देती है। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको किस तरह से सिखाया जाए वो मैं देखता रहता हूं। तो चलिए, मैं प्रश्नों की ही इतनी व्याख्या कर देता हूं कि आपको आंसर अपने आप मिल जाए। तो शुरू किया जाए आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, कमेंट कीजिए जल्दी से। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोगों का कितना प्रश्न सही। 15 प्रश्न है, 15 में से देखते हैं कितना सही हो जाए। कम से कम 14 सही होने चाहिए, कम से कम 14 हो जाए। अरे भाई, उससे कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को अभी भी परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। आज 2 तारीख हो गई, बचा कितना दिन है आपका सीटेड? बस जल्द ही मैं आपके लिए मैराथन की क्लास भी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्त। हिंदी में, साइकोलॉजी में, गणित में और आपका पर्यावरण में, किसी में भी कोई समस्या नहीं होने वाली अगर आप मेरी ही क्लास पढ़िए। हाँ भाई, थोड़े थोड़े जिनके बेसिक पार्ट हैं वो तो आपको उन सब्जेक्ट से लेने ही पड़ेंगे, लेकिन हिंदी में तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। हिंदी लीजिए और संस्कृत लीजिए, दोनों बराबर आपको नंबर बहुत अच्छे देके जाएंगे। बस आप मेरे साथ बढ़िया से पढ़िए तो सही, आइए तो सही, प्रश्न देखिए तो सही। चलिए लीजिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। लीजिए, हो गया बड़ा, पढ़िए और उत्तर दीजिए।
बाला सहजताया भाषा भाषाया अधिग्रहणम कुर्वन्ति यदि बाला। तो अब इसमें उसने क्या कहा है भाई, लीजिए, अनेका भी भाषा भी परिचिता भवन्ति यासाम उपस्थिति तेषाम अव्यहिते वातावरणे अस्ति। क्या अनेक भाषाओं से परिचित होने के बाद बालक सहजता से सीख सकता है? तो अनेकन, देखिए, अनेकत्वेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मुद्रित, अब ये लीजिए, ये तो सीधी सीधी कट जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सिर्फ मुद्रित प्रसार माध्यम में, प्रसार माध्यम में बताइए। सीधी सीधी बात इसमें ये कह रहा है कि आप उनको क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुद्रित जो किताब होती हैं उनके माध्यम से सिखाएंगे नहीं, ये तो वैसे ही कर जा रहा है भाई। तस्या भाषाया व्याकरणिक संरचना भी सह परिचिता भवन्ति। अब बताइए, सहजता से भाषा अधिग्रहण करने की बात है तो उसमें व्याकरण कहाँ से आ गया? जहाँ पे सहजता की बात आ रही है ना, इसका मतलब है कि बच्चे की मातृभाषा की बात की जा रही है, और मातृभाषा में बच्चे को व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, वहां पर शुद्धता नहीं लानी चाहिए। जहां व्याकरण आ गई वहां शुद्धता आती है, जहां व्याकरण है वहां शुद्धता है। तो जहां व्याकरण है वहां शुद्धता है, वहीं नियम है, वहीं क्या है, नियम है। तो ये सारी चीजों से वर्जित हो जाता है कौन? जहां सहजताया भाषा सीखने की बात आती है बालक। ठीक, एकस्मिन् काले एकया एव भाषा परिचिता भवन्ति। क्या एक समय में एक ही भाषा सीखी जाती है? नहीं, एक समय में एक से अधिक भाषाएं सीखी जा सकती हैं। इसीलिए आपका ये वाला जो पहला ऑप्शन हो गया यही सही हो गया दोस्त। यदि बालक अनेक भाषाओं से परिचित है तो वह सहज रूप से ही भाषा को आसानी से सीख सकता है। अब अलग अलग भाषा, अनेक भाषाओं से परिचित का मतलब क्या होता है? बच्चा अंग्रेजी के कुछ शब्द जानता हो, बच्चा हिंदी के भी शब्द जानता हो, बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलना जानता हो, तो बच्चा इस तरह से जब सारी चीजें जान रहा है, भाई उर्दू के भी कुछ शब्द उसके जहन में रहे, तो इस तरह से सारे शब्द उसके पास हैं, मतलब सभी भाषाओं से परिचित है। वो जब परिचित है तो बड़ी आसानी से वह कोई भी भाषा सीख सकता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी बालक हो, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी प्रशिक्षु हो, आसानी से सीख सकता है। अगर आपको हिंदी आ रही है तो संस्कृत पढ़ने में समस्या नहीं होगी, आपको संस्कृत आ रही है तो हिंदी पढ़ने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपको अगर हिंदी आ रही है तो भाई साइंस आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। तो वही बात है कि अगर आपको शब्दों का ज्ञान है, अनेक भाषाओं के शब्दों का ज्ञान है, तो आप आसानी से कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। आगे चले, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लीजिए प्रश्न नंबर अगला, लीजिए, एकस्य पाठस्य पठन विषय अधोलिखितेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम् अस्ति। एकस्य पाठस्य पठन समय विषय, एक पाठ के पठन पाठन के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? विराम चिन्ह नाम ऊपर ध्यानम, विराम चिन्हों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति, लिखित जो संदर्भ है उसके अर्थ की प्राप्ति, उसके भावों की प्राप्ति, उसके विचारों को समझ लेना। भाई उत्तर तो मिल ही गया होगा आपको। शुद्ध उच्चारण सहित पाठस्य उच्चारण पाठनम, पाठस्य प्रत्येक शब्द पठनम, प्रत्येक शब्द को पढ़ना ही पठन का कार्य नहीं होता है भाई। शुद्ध उच्चारण सहित, अब बच्चा, बताइए एक मिनट, आप इतना समझिए कि बच्चा प्राथमिक समय में है तो आप उच्च पठन है, तेजी तेजी से उसको पढ़ के चिल्ला दीजिए, शुद्ध शुद्ध चिल्ला दीजिए, तो यही पढ़ना हो गया? ये तो अधूरा हो गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसने बोला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे यहाँ पर ध्यान देंगे ना, यहाँ पर ध्यान देंगे। विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए, पाठ से प्रत्येक शब्द में पढ़ने, प्रत्येक शब्द को पढ़ने चाहिए। लेकिन उसने कहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यहाँ के तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? यदि कोई तथ्य लिखा गया है उसको आप पढ़िए तो उसके जो भाव हैं, उसके जो अर्थ हैं, उसका आपको बोध हो सके।
ठीक है, बोध हो सके, अर्थ की प्राप्ति हो सके। पढ़ने का सही मतलब तो यही होता है भाई, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण कर लेना ही पढ़ने का मात्र उद्देश्य होता है। ये तो इसके उद्देश्य से आ गया ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़े हुए अंश का अर्थ ग्रहण कर लेना ही पढ़ने का सही उद्देश्य होता है। लिखित पाठस्य मतलब लिखा हुआ जो पाठ है उसके अर्थ को ग्रहण कर लेना। अरे शब्द को आप चाहे जितना बदल लीजिए ना, मतलब तो यही हुआ, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण कर लेना, यही तो उसका उद्देश्य हुआ। जब यही उद्देश्य हुआ तो भाई उद्देश्य के से जब सीधा सीधा आपका विकल्प मिल रहा है तो यही तो सही हो जाएगा। बाकी विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए, सही बात है, आपको शुद्ध उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए, सही बात है, पढ़ते समय एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए, सही बात है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये रहा, लिखे हुए का अर्थ आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलें, लीजिए, अधस्तनेषु किम भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यम नास्ति, भाषा के अध्यापन के समय, भाषा को पढ़ाते समय, भाषा को सिखाते समय, नास्ति उद्देश्यम नास्ति, नास्ति पूछा है उसने, क्या पूछा है, नास्ति, नास्ति मतलब क्या होता है भाई, नास्ति का मतलब होता है नहीं है, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आयास पूर्व विचाराणाम अभिव्यक्ति, पहला विकल्प आपका, श्रुतस्य अवबोधने दक्षता ये होनी चाहिए भाई, सुसंगत लेखन विकास से ये भी होना चाहिए, अर्थ ये तो भाई सबसे अच्छा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा होता तो ये हो जाता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण का मतलब ये हो जाता भाई, अर्थ अवबोधन सहित पठने क्षमता, अर्थ अवबोधन के साथ पठने में क्षमता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, तो सबसे सही पूछा होता तब तो ये होते, सबसे सही में ये हो जाता, सही में ये भी हो जाते, लेकिन यहाँ पे इसने नास्ति पूछा है, नास्ति का मतलब ये देखिए ये हो गया आयास पूर्ण, आयास पूर्व विचाराणाम अभिव्यक्ति, आयास पूर्ण विचाराणाम अभिव्यक्ति, तो यही नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, तो कौन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये तीनों होने चाहिए, श्रुतस्य अवबोधनम दक्षता मतलब कोई कुछ बात कह रहा है, जैसे हम जो जितनी चीजें बोल रहे हैं आपको वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, दूसरे का मतलब ये है, तीसरे का मतलब सुसंगत लेखन मतलब लिखने में भी उसका विकास होना चाहिए भाई, वह लेखन कौशल भी उसके अंदर होना चाहिए, ये दूसरे का मतलब है। तीसरे का मतलब तो भाई सबसे अच्छा वाला है, ये अभी मैं पीछे ही बता के आ रहा हूं कि अर्थ का बोध होना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ अर्थ का बोध होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना आ गया उसका मतलब ही ना समझे आप, होता है ना, जैसे कि अभी अंग्रेजी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ना तो जान जाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, अब अर्थ नहीं निकाल पाओगे, अर्थ नहीं समझ पाओगे तो भाई क्या मतलब है, फिर वही बात हो गई। चलिए तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, लीजिए प्रश्न नंबर 19वां, ध्वन्यात्मक सचेतनायां आधिक्येन संबंधः अस्ति, ध्वन्यात्मक सचेतना मतलब ध्वनि के साथ पढ़ने का अधिक संबंध किससे होना चाहिए, किससे होना चाहिए भाई, ध्वनि के साथ पढ़ने का किसके साथ होना चाहिए, ये देखिए सीधा सीधा उत्तर बता दे रहा हूं, पठन क्षमताया सह, पठन क्षमताया सह, भाई पढ़ने में अगर आपके पास ध्वनि नहीं है, आप मौन पठन थोड़ी करेंगे, मौन पठन से हमेशा क्या होगा, मौन पठन से भाषा का विकास नहीं माना जाता है भाई, भाषा का विकास मौन पठन से नहीं माना जाता है, वो किससे माना जाता है, ध्वन्यात्मक सचेतना में आपका पढ़ने का विकास भी होना चाहिए, पठन क्षमता का विकास भी आपके पास होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसमें कुछ खास कह रहे हैं तो चलते हैं इस पे, देखिए नाम चॉम्स्की मतानुसार, मतानुसार का मतलब उनके अनुसार
भाषायां कृते बालानां सहजात क्षमता अस्ति। तो कैसे उनका होता है भाई? लीजिए, ये प्रश्न तो मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है, ये प्रश्न मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है। सहजता से बालक कैसे सीख सकता है, ये आपको बताना है किसके अनुसार? तो ये आपको बताना है नाम चॉम्स्की के अनुसार। जरा बताइए तो। प्रश्न नंबर 20वां आपके सामने है, मैंने इसका उत्तर बता भी रखा है आपको, मैंने इसका उत्तर बता रखा है, लेकिन उसमें मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया था कि इसमें क्या क्या सही हो जाना चाहिए और कैसे सही होगा। मैंने आपको वहां पे ये बताया था, देखिए मैंने आपको उस समय इसने पूछा था कि बालक सहजता से कौन सी भाषा सीख सकता है। बालक सहजता से अधिग्रहण, बालक अधिग्रहण करके कौन सी भाषा कैसे सीखता है, भाषा को अधिग्रहण करके कैसे कैसे अधिग्रहण करता है, बालक भाषा को कैसे अधिग्रहण करता है। तो यहाँ पे आपका था, तो ये होता उस समय की बात बोल रहा हूँ जो वो प्रश्न था आपका, वो प्रश्न मुझे याद है पूरी तरीके से। वो अनुकरण करके सीखता है। बालक अपनी मातृभाषा का अधिग्रहण कैसे करता है, मातृभाषा का अधिग्रहण कैसे करता है, कैसे करता है। तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था अनुकरण करके सीखता है। भाषा, अपनी मातृभाषा को बालक अधिग्रहण करके, जो अधिग्रहण होता है वो अनुकरण करके सीखता है। अपनी मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का, सबका वो अनुकरण करता है, तब जाके वो अपनी मातृभाषा को सीख जाता है, सहजता से अनुकरण करके सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे किसका नाम आ गया है? यहाँ पे महोदय चॉम्स्की का नाम आ गया है। किसका नाम? नाम चॉम्स्की जी का नाम आ गया है। अब नाम चॉम्स्की जी का नाम आ गया है तो इसमें एक सिद्धांत आ गया। कौन सा सिद्धांत आ गया? कि भाई अधिग्रहण करके सीखा जाता है, अधिग्रहण करके सीखा जाता है। इन्होंने बताया कि बच्चा लैड नामक ग्रंथि लेकर जन्म लेता है, लैड नामक ग्रंथि से लैस होकर जन्म लेता है। यानी कि जो लैड है, लैड का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्विजिशन यहाँ दिया है, देखिए एक्विजिशन दिया है। एक्विजिशन का मतलब जहां पे नाम चॉम्स्की है वहां पे एक्विजिशन और सहजता, देखिए लिखा हुआ है सहजता, व्यवहारिक, व्यवहारिक व्यवहारिक और साथ ही साथ वातावरण, वातावरण या परिवार, परिवार का सिद्धांत करके दिखाए। भाषा से का सिद्धांत भाषा से जोड़कर पूछे, भाषा से जोड़कर यदि पूछ रहा है, जोड़कर यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिद्धांत नाम चॉम्स्की जी का है। ये सिद्धांत क्या है? नाम चॉम्स्की जी का है कि बालक क्या है? सहजता से सीख लेता है। बालक क्या करता है? मातृभाषा को सहजता से सीख लेता है। सहजता का नियम, सहजता का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा पर सहजता का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा पर सहजता का सिद्धांत नाम चॉम्स्की ने दिया है। भाषा पर अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा पर अधिग्रहण का सिद्धांत भी नाम चॉम्स्की ने दिया है। मातृभाषा को बच्चा स्वतः ही सीख लेता है, या किसने कहा है? तो नाम चॉम्स्की जी ने कहा है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी किसमें? बाल विकास में मिल जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में, सीडीपी में मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूं ताकि आपको, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि दे सकता है, देता है, चाहे इनको दे दे चाहे वाइगोत्स्की को दे दे। वाइगोत्स्की का क्या सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उन्होंने। भाषा पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। भाषा को अध्यापन द्वारा सीखा जाता है, ये सिद्धांत दिया है आपके वाइगोत्स्की जी ने। तो दोनों लोगों में झगड़ा होता रहता है भाषा को लेकर, दोनों लोगों में विरोधाभास है इसको लेकर, भाषा को लेकर। उन्होंने कहा है कि भाषा, उन्होंने भाषा कहा है लेकिन इन्होंने भाषा मातृभाषा को माना है।
इसलिए दोनों में अंतर होता है। उन्होंने मातृभाषा नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ भाषा कहा है। उन्होंने भाषा कहा है जिसे सीखा जाता है, औपचारिक तरीके से सीखा जाता है, लेकिन इन्होंने जो भाषा कहा है इसे अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है। अधिग्रहण और अधिगम, अधिग्रहण और अधिगम दोनों में अंतर है। अधिग्रहण का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की, अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की। भाषा पर सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं वो है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन हो गया, लीजिए अधिग्रहण। अधिग्रहण सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि नॉम चॉम्स्की जी हैं, सहजता का सिद्धांत दिया है, नॉम चॉम्स्की जी हैं, अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है, नॉम चॉम्स्की हैं। तो इन्होंने कहा है कि मातृभाषा को अधिग्रहण करके सीखा जाता है। मातृभाषा सहज रूप से स्वतः ही सीख ली जाती है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से भाषा को अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है। मातृभाषा अनौपचारिक रूप से सीख लिया जाता है। क्या होता है, सीख लिया जाता है, परिवेश से सीख लिया जाता है, परिवेश से सीख लिया, परिवेश से सीख लिया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जहां भी आए, अब बताइए इस प्रश्न पे मैंने जितनी व्याख्या की आपको, ये आपको पांचों के पांचों सेगमेंट जो आपके आएंगे, पांचों के पांचों जो आपके टॉपिक आएंगे, भाई मैथ आएगा, पर्यावरण आएगा, हिंदी आएगी, सीडीपी आएगी और संस्कृत आएगा। तो इन पांचों में आपको क्या दे सकता है, हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप समझे होंगे तो, नहीं समझे होंगे वीडियो रिपीट करके फिर से समझ लीजिए। भाषा कौशलानाम अध्यापन भवे, भाषा के कौशलों को सीखा जा सकता है। भाषा के कौशलों से, भाषा के कौशल होते हैं, भाषा कौशल का अध्यापन होता है। किस रूप से होता है भाई, तो समग्र रूप से होता है। पृथक क्या अलग अलग होता है, नहीं। विस्तृत रूपेण, हाँ, लेकिन विस्तृत रूपेण का भी एक है सामग्रिक रूपेण, समग्र रूप से। अनुकरण करके, तो अनुकरण करके ही थोड़ी सीखा जाता है भाई, भाषा कौशल एक ही थोड़ी है। भाषा कौशल की बात बोल रहा है, तो भाषा कौशल कितने हैं, 4 हैं, मैंने बताया हुआ कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, सुबोपल, सुबोपल ये मैंने बताया हुआ है आपको। सुबोपल के बाद LSRW ये भी बताया हुआ है। उसके बाद क्या बताया हुआ है, श्रवणम और भाषणम, श्रवणम, भाषणम, पठनम एंड लेखनम, ये चारों के चारों कौशल मैंने आपको बता रखा है। और ये समग्र रूप से सीखे जाते हैं, समग्र रूप से। ठीक है, समग्र रूप से। भाई 4 हैं तो आपको अलग अलग थोड़ी सीखेंगे आप, एक के बाद दूसरे का आ जाता है। जैसे गर्मी के बाद जब ठंडी आती है तो गर्मी भी रहती है दिन में, साथ में ठंडी शुरू हो जाती है। अभी है ना मौसम है, ऐसा नहीं है कि एक ठंडी आने लगती है, धीरे धीरे मौसम होता है। उसी तरह से जब आप सुनते हैं तो धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं, धीरे धीरे बोलना भी सीखते हैं। तो मतलब सुनते भी हैं, बोलना भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, धीरे धीरे लिखना भी सीखते हैं। एकाएक कोई चीज अलग अलग नहीं की जा सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है समग्र रूपेण। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्लियर है, प्रश्न नंबर 22वां आपके सामने। चलिए बताइए इसका, इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। प्रारंभिक बालान, प्रारंभिक बालान का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का बालक है, प्रारंभिक ही लिखेंगे उसके लिए। छोटा बालक, कक्षा 5 तक का बालक कैसा होगा भाई, छोटा सा है, क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे उसको, आइए देखते हैं। शिक्षिका चित्रांकन रंग कार्य च कर्तुम प्रोत्साहयति, चित्र बनाकर उसको क्या कर रही है, रंगाने का प्रयास। अब रंगाने का मतलब है कि लिखने का हुआ, लिखने का मतलब हुआ सूक्ष्म कार्य दे रहे हैं, सूक्ष्म कार्य का मतलब सूक्ष्म मोटर कौशल, क्या बोलते, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का मतलब सूक्ष्म मोटर कौशल। इसका मतलब जिस ऑप्शन में होगा वही उठा लो, बातें खत्म हो जाएगी। कहाँ लीजिए पहला ही ऑप्शन,
जहां पे बच्चों के लेखन का विकास कराने की बात हो, रंगने की बात हो, चित्र बनाने की बात हो, या फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचने की बात हो, यानी कि बच्चा अपने फाइन मोटर स्किल का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट करा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। सीधी सीधी बात है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये सारी बातें अगर आपने दिमाग में बैठाया हुआ है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने से किसी माँ के लाल में हिम्मत ही नहीं है कि रोक दे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो तो नहीं है तो भाई दूसरों को दोष क्यों देंगे आप, नहीं दे सकते। चलिए, मौखिक भाषा कौशल से विकासार्थम निम्नलिखित का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी भवत। सर्वाधिक उपयोगी भवत देख लीजिएगा, यानी कि दो से तीन भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें 2 से 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे उपयोगी कौन होगा उसे ढूंढना है। सर्वाधिक का मतलब भी यही होता है। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे उपयोगी। उपयोगी ऑप्शन भी रहेगा लेकिन उससे भी उपयोगी जो होगा उसे लगाना पड़ेगा आपको। लीजिए, पहला ही ऑप्शन सही है भाई, बातें खत्म हो गई। यहाँ तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे आप देखेंगे क्यों जब आपको पहला ही मिल गया। क्या, नाट्य अभिनय मौखिक भाषा कौशल। देख लीजिए क्या बोला है, मौखिक भाषा कौशल का विकास। मौखिक भाषा कौशल का मतलब क्या हुआ भाई, मौखिक भाषा कौशल का मतलब हुआ है कि भाषण कौशल का विकास। भाषण कौशल का विकास कब होगा आपके, जब नाट्य अभिनय की बात करते हैं तो बच्चा स्वतः ही उसमें इन्वॉल्वमेंट करके अपना तब जाके सीखता है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है कि बच्चे को स्वतः ही करके सीखने का क्या मिले, मौका मिले, करके सीखने का प्रयास, करके सीखने का अवसर, करके सीखने का अवसर, करके सीखने का अवसर। ये तो भाई एक सिद्धांत हो गया ना। अब जब सिद्धांत पर आधारित कोई ऑप्शन होता है तो उसे कोई काट नहीं सकता, ये सर्वथा सत्य की बात आती है। जब सिद्धांत पर आधारित बात आ गई तो उसे काटने की आपके पास कोई उपचार नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। क्यों, नाट्य अभिनय। भाई बच्चा जब खुद अभिनय करके सीख रहा है, वहां पे जब वो भाषण बोल रहा है तो उसके भाषण कौशल का विकास सबसे अधिक होगा। क्यों सबसे अधिक होगा, क्योंकि भाई नाट्य अभिनय का मतलब जानते हैं, उसके सामने इतने तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, फिर भी वह बोल पा रहा है, फिर भी अपने शब्दों का प्रयोग करके, वाक्यों का प्रयोग करके सबको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो सबसे ज्यादा विकास किसमें हो गया उसका, सबसे ज्यादा विकास उसका नाट्य अभिनय सहभागा में हो गया, उसमें वह भाग ले रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे रामलीला देखने जाते होंगे, रामलीला देखने जाते होंगे, फिर या नाटक देखने जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कितने धारा प्रवाह से वहां लोग बोलते हैं, कैसे अपनी प्रस्तुति सबके सामने रखते हैं, सबके समक्ष रखते हैं। वहां सामने एक बंदा नहीं होता है, एक टीचर के सामने पढ़ना अलग बात है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब वही ढेर सारे लोग, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, तब आप अगर अपना प्रदर्शन कर लिए तो आपका भाषा मौखिक भाषा विकास आपका सबसे अच्छा हुआ। तभी आप प्रस्तुत ही कर पाएंगे, नहीं तो आप बीच में ही अटक कर कूद के भाग जाएंगे, बीच में ही बोलकर अटक कर फंस जाएंगे। नाट्य अभिनय अगर आप कर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका भाषा कौशल, मौखिक भाषा कौशल सबसे अधिक प्रभावी। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए देखते हैं ना, किसी मंच पर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है लोगों में, किसी मंच पर कोई खड़ा होकर बोल नहीं पाता है। यहाँ बोल ले रहे हो, अपने दोस्त के साथ बोल ले रहे हो, लेकिन जब मंच पर खड़ा होना होता है ना तो सफा चट हो जाता है, यहाँ से सब कुछ, यहाँ से सब कुछ साफ हो जाता है, आगे मुझे बोलना क्या है, इस पर आधारित है वो नाट्य अभिनय सहभागा। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन व्याख्या के साथ। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं फिर से दूसरा तरीका अपनाऊंगा आपके लिए, दूसरा तरीका अपनाऊंगा और दूसरे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा, जब तक आपको सीखना समझ में ना आ जाए, जब तक आप सीख ना लें तब तक सिखाने का प्रयास करूंगा।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम वही हाल है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यथा पाठ्य निर्दिष्टम तथा कथायाम घटना नाम क्रम आयोजितुम प्रति कक्षाया शिक्षिका छात्रान निर्देशन एका ऐसा कार्यकलाप सहाय करिष्यति। क्या सहायता भाई, सहायता करने का, यथा पाठ्य निर्दिष्ट, जैसा पाठ में निर्दिष्ट मतलब निर्देश दिया कि कक्षा में घटना क्रम आयोजित करने की बात हो रही है, योजना बनाने की बात हो रही है। तृतीय कक्षा का छात्र है, शिक्षिका जो हमारी हैं यानी कि मैडम जी जो हमारी हैं, जो अध्यापिका हमारी हैं, जो प्यारी प्यारी मैडम जी हैं, उन्होंने निर्देश दिया बालकों को। तो क्या निर्देश दिया भाई, इसमें कौन सा सही है? बोधनीय प्रविष्ट बालानाम लेखन कौशल विकास, बालानाम वार्तालाप समय संवर्धन, इसमें से आपका ना ये है ना ये है ना ये है, आपका पठन अवबोधन है। पठन अवबोधन पहले पढ़ने के लिए किया गया, फिर उसके बाद उस पर ध्यान देने की बात की गई है, तो पठन अवबोधन ही तो हुआ, पठन अवबोधन ही तो हुआ, पढ़ने का ज्ञान ही तो हुआ, पढ़ने का ज्ञान। भाई ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, अवबोधन लीजिए, अवबोधन अब तो कितनी बार बताऊं भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूँ और अगला प्रश्न बताता हूँ। द्वितीय कक्षायाम शिक्षिका भाई, ये हमारे जो एग्जामिनर महोदय हैं वो बायस की बात कर देते हैं, हमेशा शिक्षिका महोदया को ही लेकर आते हैं। और कभी महोदय को भी तो देख लो, महोदय को भी तुम ध्यान दे दो भाई। क्या करना होता है आपको, शिक्षिका लिखने में ज्यादा समय, शिक्षक एक बार लिख दीजिए, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमारा जो ये वी आर जेंटलमैन की बात होती है ना, पहले आप कोई बात नहीं, हमारा नाम नहीं आएगा, मतलब हमारा नाम का मतलब शिक्षक का नाम नहीं रहेगा, तब भी कोई बात। बच्चा सीख जाए अच्छे से, बच्चा पेपर सही से कर ले, आप शिक्षिका लिखिए, मैडम जी लिखिए, कोई लिखिए, कोई बात नहीं। चलिए हाँ, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षा स्थित वस्तुनि नामांकितानि कृतवती, नामांकित किया गया है ना, वस्तुओं का चित्र नामांकित किया गया है। हाँ, एते छात्राणाम प्रकृत वस्तु भी सह लिखित शब्दाम नाम संबंध स्थापने सहायता भविष्यति। एव विधि कार्य छात्राणाम संवर्धनम करिष्यति। ये तो पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, ये जो दिया गया है इसके प्रश्न में जो दिया गया है, पढ़ाने का ऐसा तरीका बहुत ही अच्छा होता है। क्या अच्छा, क्यों अच्छा होता है? देखिए, कक्षा स्थित वस्तुनि नामांकितानि कृतवती, उनको नामांकित करता है। कक्षा में जो भी वस्तु हैं उनको क्या करता है, नामांकित किया जाता है। ऐसे प्रकृत वस्तु भी, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं के साथ उनके लिखित शब्दों में संबंध स्थापित करने की सहायता की जा रही है, सहायता करने की बात की जा रही होगी। तो इससे बच्चे में किसका विकास होगा भाई? तो बच्चे में व्याकरण की तो बातें नहीं की गई, हस्ताक्षर की बातें नहीं की गई है। 2 ऑप्शन कट गए हैं आपके, 2 ऑप्शन ही कट गए, बातें खत्म हो गई। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए ना। व्याकरण की बात कहाँ है? यहाँ नामांकन की बात की जा रही, नाम अंकित की बात की जा रही, मतलब नाम को अंकित किया गया। फिर उसके बाद प्राकृतिक वस्तु की, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं के साथ उनका संबंध स्थापित करने की बात हो रही है लिखित शब्दों में। देखिए लिखित शब्दों में, तो लिखित शब्दों में, अब लिखित शब्दों का मतलब यहाँ लिखाने की बात थोड़ी की जा रही है, ये भी कट गया। क्या हो गया? शब्दों का ज्ञान कराया जा रहा है, उसको वस्तुओं को दिखाकर, नामों का क्या बना के, लिस्ट बनाकर, उसको चित्र बनाकर क्या किया जा रहा है, वस्तुओं का चित्र और नाम बनाकर बच्चे को क्या किया जा रहा है, बच्चे को शब्दों का ज्ञान करवाया जा रहा है। ये चश्मा बन रहा है भाई, पता नहीं क्या दिमाग में आते आते चश्मा बना दिए। गांधी जी के 3 बंदर वाले चश्मे बन गए, गांधी जी के 3 बंदर वाले ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो यही तो बात है उनकी। और इसमें क्या चश्मे में अच्छा क्या लिख कर दिया रहता है, एक तरफ स्वच्छ एक तरफ भारत, मतलब जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं, जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं ना। एक में स्वच्छ होता है, एक में भारत होता है, जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं, जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं। देखिए इस पर क्या बोलते हैं, परेशान मत होइएगा, हमने सिर्फ थोड़ा सा मजाक मस्ती में कहा है, इसको आप सीरियस ना लीजिएगा।
ना। स्वच्छ भारत होना चाहिए, जहाँ पे आप रहते हैं अपने आसपास पास पड़ोस हमेशा स्वच्छता बनाए रखिए, ठीक है। स्वच्छता अगर बनाए हैं तो आप हमेशा रोगों से मुक्त रहेंगे और आपके आसपास जो दृश्य होगा वो हमेशा मनोहारी होगा, यानी कि आप हमेशा वहाँ आपका बैठने का मन करेगा, एकदम शांत माहौल होगा, ठीक है। और आप हमेशा स्वच्छ एवं सुंदर रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन वो छोड़िए, यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ पे क्या शब्दों का ज्ञान हो रहा है, यहाँ पे शब्दों का ज्ञान कराया जा रहा है, ठीक है। शब्दों का ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए द्वितीय कक्षा का मतलब कक्षा 2 का बालक है तो वहाँ लेखन कौशल की विकास की बातें नहीं, हस्ताक्षर की बातें नहीं है और व्याकरण की बातें नहीं है। सीधे सीधे बात है, शब्दों के ज्ञान में वृद्धि कराई जा रही है बच्चे के शब्दों के ज्ञान में वृद्धि ना, ठीक। समझ में आ गया आपको? चलिए, अधोलिखितेषु किं बालानां भाषा दक्षताया आकलने न्यून प्रभावकारी भवेत्। यहाँ देखिए, इसने नास्ति या ना लिखकर आपको भ्रमित नहीं किया, इसने न्यून लिख दिया। न्यून का मतलब सबसे कम प्रभावी, सबसे कम मतलब कि अब बताइए, इसमें से 3 ऑप्शन होंगे जो प्रभावी होंगे, चौथा ऑप्शन सबसे कम प्रभावी का मतलब हो भी नहीं सकता है। कैसे एग्जामिनर ने आपको फंसाने का प्रयास किया है, एग्जामिनर महोदय फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि बच्चे जहां से सीखने का प्रयास करते हैं वहां के जो शिक्षक हैं वो ये सारी ट्रिक जानते हैं और बच्चों को बता देते हैं। तो लेकिन बच्चों को भी तो समझना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें, ये जो ट्रिक हम दे रहे हैं वो ट्रिक ध्यान में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर वैसे पैटर्न में फिर से बनाने का प्रयास करेगा, उससे हल्का सा टफ ही बनाने का प्रयास करेगा, तो हम उससे पहले क्यों ना तैयार हो जाएं। तो तैयार हो जाइए, एकदम डटे रहिए, कमर कस लीजिए, ज्यादा दिन बचा थोड़ी है। जल्द से जल्द हम आपको 1 हफ्ते का मैराथन देंगे, लगातार 1 हफ्ते का मैराथन देंगे। उसमें हम गारंटी देते हैं आपकी हिंदी भी समाप्त हो जाएगी, आपकी संस्कृत भी समाप्त हो जाएगी, और उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हम दे देंगे जो सारे के सारे पेपर में काम आएगा। चलिए, तो छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ न्यून कथा लेखनम, कथा लेखनम की बात भाई भाषा दक्षता की अच्छी बात होती है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वृत्त, अब वृत्त वर्णन, भाई कोई वृत्तांत है उस पर आप वर्णन कीजिए, कोई तथ्य, आपको कोई तथ्य दिया गया है, आप उस पर लिखने की बात की जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कथा कथनम, ये तो बहुत बढ़िया वाली बात है भाई, कथा कथनम से भाषा का विकास बहुत ज्यादा होता है। कथा कथनम से बहुत ज्यादा, कहानी कहकर बच्चे तो एकदम उछल कूद जाते हैं इस पे। आप कह दीजिए सिर्फ क्लास में जाके कि बच्चों आज हम कहानी सुनाएंगे, वो इधर उधर कहीं भी भटकता रहे, बच्चा आकर बैठ जाएगा, सर जी आज कहानी सुनाएंगे, सर जी सुनाइए, बैठ जाएगा एकदम मजे से। सर जी कौन सी कहानियां सुनाएंगे, अब सर जी कौन सी कहानियां सुनाएंगे वो तो बताएंगे ना। ओ वाली सुनाइए सर जी, भलुआ वाली सुनाइए, सर जी कलुआ वाली सुनाइए। अब भलुआ वाली सुनाइए, चाहे कलुआ वाली सुनाइए, चाहे अलुआ वाली सुनाइए, लेकिन जो भी कहानी सुनाएंगे बच्चा बड़े मजे से सुनने का प्रयास करता है, और बड़े मजे से उसको सुनने का प्रयास करता है और सीखने का प्रयास करता है। श्रुत लेखन यहाँ सबसे कम प्रभावी होता है। श्रुत लेखन यहाँ पे क्या है, सबसे कम प्रभावी, लेकिन सबसे कम प्रभावी ही पूछा है तो ऑप्शन में ही सही हो गया। जो सबसे कम प्रभावी पूछा है तो भाई सबसे कम प्रभावी वाला ऑप्शन ही तो लगाएंगे, क्यों। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न पे, ये रहा आपका, अधस्तनेषु निर्देशेषु छात्राणां भाषा दक्षता विकासार्थं किम सर्वाधिक उपयोगी भवेत्। उसमें सबसे कम उपयोगी पूछा था, इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी पूछा है, दोनों में भाषा दक्षता ही पूछा है। अब आप बताइए, दोनों में भाषा दक्षता ही पूछा है, एक में सबसे कम प्रभावी पूछा था, एक में सबसे ज्यादा प्रभावी पूछा है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी पूछा है, यानी कि दोनों में ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं कि ज्यादा, एक से अधिक ऑप्शन सही लगेंगे आपको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, रोचते इति पदम प्रयुज्य एक वाक्य निर्माण। अरे भाई, रोचते एक शब्द देकर आप उस पर वाक्य बनाने की बात कर रहे हैं, ये वाला जो शब्द है, ये वाला तो आपका क्या हो गया, आपका क्या सीमित हो गया, सीमित नहीं, आपको वहाँ पे बच्चे को विस्तृत ज्ञान देना है, विस्तृत ज्ञान देना है भाई, उसको सीमित नहीं करना है। आप रोचते शब्द दे दिए, मतलब कि रोचते का मतलब क्या हो गया,
अच्छा लगना, रोचते का मतलब क्या हुआ? पसंद आना, अच्छा लगना। अच्छा लगने पे एक वाक्य लिखवा दिए, सीमित हो गया ना। भवतः भवतः मातुश्च मध्ये एकम संवादम लिखतुम। आप अपने और माता के मध्य संवाद, वही संवाद हो रहा है, उस पर क्या लिखने की बात कर रहा है? संवाद को लिखने की बात कर रहा है। मतलब इसमें बच्चे के सृजनात्मक कौशल का विकास होगा कि माता के साथ कौन कौन सी बातें हो रही है, माता के साथ कौन सा संवाद हो रहा है। इसमें बच्चे के क्या है? रचनात्मक कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास, पठन कौशल का विकास, और क्या कहते हैं उसे भाई, अभी मैंने क्या बोला है, संभाषण कौशल का विकास। तो सभी कौशलों का विकास, सृजनात्मक कौशल का विकास होगा, चिंतन कौशल का विकास होगा, शब्द ज्ञान में वृद्धि होगी। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी स्वपठित कविताएं, अपने पढ़े हुए कविता, ये देखिए सीमित ऑप्शन ये भी है। स्वपठित कविताया मतलब अपन जो आपने कविता पढ़ा है, कवे नामा लिखता। कवे नामा का मतलब कवि का नाम लिखिए, ये भी तो सीमित हो गया। बंद अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, अपसारी चिंतन नहीं, अभिसारी चिंतन वाला प्रश्न। भवता प्रिय पुस्तके एकतमस्य नाम, ये भी एक नाम की बात कर दी है, यानी कि तीन की तीनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए भाई, सीमित हो गए। यहाँ पे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन भी जोड़ सकते हैं आप, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। आप कहेंगे सर जी आप तो सीडीपी भी पढ़ाने में, ये सीडीपी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये प्रश्न की मांग है कि इसको हमें बताना पड़ रहा है। अब यहीं पे हम कह दें कि बंद अंत वाला प्रश्न, बंद मुख वाला प्रश्न, बंद मुख वाला प्रश्न, और यहीं पे कह दें खुले मुख वाला प्रश्न, खुले मुख या खुले अंत वाला प्रश्न, खुले मुख या खुले अंत वाला प्रश्न, वाला प्रश्न। अब यहीं पे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक कौशल का विकास, सृजनात्मक कौशल का विकास। तो सारी चीजें तो उधर ही आई हैं, सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट तो इधर ही हैं, और ये किस में समाहित है? ऑप्शन नंबर बी में समाहित है। अब अभिसारी का मतलब होता है कि बंद कर दे, सोचना आपका बंद हो जाए। एक शब्द में क्या सोचेंगे भैया आप? एक शब्द में क्या सोचेंगे? एक शब्द आपको लिखना है, मैंने कहा आपका क्या नाम है, आप सिर्फ अपना नाम बता के बंद कर देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे फिर। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, माता पिता का नाम बताना पड़ेगा, कहाँ घर है आपका वो बताना पड़ेगा, पापा क्या करते हैं वो बताना पड़ेगा, कैसे घर से आते हो वो सारी चीजें, मतलब कि बहुत सारी चीजें बतानी पड़ जाएंगी आपको, सिर्फ एक शब्द बोलने में मेरे कि आप अपना परिचय दीजिए। और उतना ही वाक्य ये भी है कि आपका नाम क्या है। दोनों प्रश्नों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो बच्चे से कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि बच्चा उसमें कुछ सोचकर बोले, कुछ बोलने का प्रयास करे, कुछ अपनी तरफ से उसमें जोड़ के बोले, ना कि आपका पढ़ाया हुआ ही बोले। तो उसमें वो तो रटंतु तोता हो जाएगा, रट्टू तोता। तो भैया आप लोग तोता है का? आप लोग तोता हैं? नहीं, आप तोता नहीं, ठीक है। चलिए आइए, तो कैसी लगी क्लास जरा ये भी तो बता दिया कीजिए, कमेंट करके बता दिया कीजिए। सर जी मजा आ रहा है, एकदम एकदम मजे से सीख रहे हैं और बहुत आनंद पूर्वक सीख रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रही है सीखने में। तो आइए देख लीजिए, व्याकरणम पाठयितुम निम्नलिखितेषु का प्रभावी कारी मार्ग, प्रभावकारी मार्ग, व्याकरण पाठयितुम। व्याकरण पढ़ाने की बात है, शुद्धता सबसे ज्यादा ध्यान देनी होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे ना। पाठस्य अनुवाद समय व्याकरण नियमानां पाठनम, एकस्य विशिष्टया, अच्छा विशिष्ट व्याकरण पुस्तके आधारणे व्याकरणम, आधार पर नहीं जाएंगे आप। संदर्भान, ये देखिए एक पाठक से अनुवाद समय, पाठक से अनुवाद समय आप व्याकरण का ज्ञान कराइए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसने पूछा है
क्या प्रभावकारी, सबसे प्रभावकारी क्या है? तो ये भी नहीं भाई, आहरण उदाहरण में ये भी नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी बचा है आपका। कैसे बचा है देख लीजिए। संदर्भानुसार, संदर्भानुसार व्याकरण पाठनम येन नियमान आविष्कार भवेत्। जब आप कोई संदर्भ पढ़ा रहे हैं उसमें जो व्याकरण आ रहा है, जब आप कोई संदर्भ पढ़ा रहे हैं उसमें जो व्याकरण आ रहा है उस व्याकरण को वहीं पर समझा देना ही, उसके नियमों और उदाहरणों को वहीं पर समझा देना ही व्याकरण पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? जब आप कोई संदर्भ पढ़ाइए, उस संदर्भ में जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं कि ये बालक, ये बच्चे कि ये बताइए कि राम विद्यालय जाता है। अब इसमें से आप विद्यालय शब्द को ही उठा लीजिए, विद्यालय शब्द को उठाकर आप उसके संधि का व्याख्या कर दीजिए, उसकी संधि की क्या कर दीजिए? व्याख्या कर दीजिए। संधि की जब आप व्याख्या करेंगे तो उसके नियम और एक दो उदाहरण और दे देंगे। तो इस तरह से जो व्याकरण पढ़ाया जाता है ना, तो बच्चे को ज्यादा प्रभावकारी तरीके से समझ में आता है। जब इस तरह से समझ में आता है तो मजा ही आ जाता है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला ऑप्शन सही था। चलिए, हो गया। कौन सा प्रश्न था भाई? 28, 29 यानी कि एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है। लीजिए, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभी अभी मैंने बताया था भाई, अभी अभी बताया था मैंने। संस्कृत में दो ही लोगों का नाम आता है ज्यादातर, संस्कृत में या हिंदी में। आपको अगर संस्कृत, हिंदी या किसी अन्य सब्जेक्ट में सीडीपी के अलावा, सीडीपी के अलावा ज्यादातर किसी वैज्ञानिक का नाम आएगा तो एक चॉम्स्की है। एक कौन है? चॉम्स्की महोदय हैं, और दूसरे चॉम्स्की, एक चॉम्स्की महोदय हैं और दूसरे वाइगोत्स्की महोदय हैं। वाइगोत्स्की, गोत्स्की, ये दो ही महोदय हैं जिन्होंने क्या किया है भाई? झंडे गाड़ रखे हैं। सभी सब्जेक्ट में आ सकते हैं ये, क्योंकि इन्होंने भाषा पर सिद्धांत दिया है। किस पर सिद्धांत दिए हैं? भाषा पर सिद्धांत दिया है। और भाषा पर सिद्धांत मैंने अभी इसके पहले बताया आपको। इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आपको ऐसे शब्द मिले तो आप समझ लीजिए कहाँ है, वाइगोत्स्की महोदय को ही ढूंढिए। लेकिन जहाँ पे सहजता का सिद्धांत, सहजता का सिद्धांत, परिवेश से जुड़ी हुई बात, परिवेश से जुड़ी हुई बात कहे, सहजता का सिद्धांत बताए, या फिर आपको अभी ढेर सारे तो बता के आए हैं, फिर यहाँ ढेर सारा काम बताएं। बस इतना जानिए, सहजता का सिद्धांत इन्होंने दिया है और इन्होंने सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दिया है। तो कहाँ गए वाइगोत्स्की भैया? ये देखिए, ये है वाइगोत्स्की। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, जो भी आप, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। जितना भी आप शब्दों का ज्ञान रखेंगे उतना ही मजा आएगा और उतने ही आसानी से आप पेपर को हल करते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका प्रश्न। किम बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिक सहायकम। अब इसमें क्या पूछ लिया है? अधिक सहायक। अधिग्रहण के समय, अधिग्रहण करने में, अधिग्रहण, अभी अभी मैंने बताया है कि अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की महोदय ने दिया है। ये भी मैंने बताया, अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है? तो चॉम्स्की महोदय ने दिया है। ये भी मैंने बताया। सहजता का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया है। और यहाँ पे जो अधिग्रहण है ना, अधिग्रहण सबसे अधिक सहायक होता है। अधिग्रहण में सबसे अधिक सहायक कौन सा होगा? तो इसमें से आप देख लीजिए, गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापम श्रवणम, वार्तालापस्य श्रवणम, वार्तालाप को सुनने की बात सिर्फ कह रहा है। हो सकता है इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाए। ये देखिए, पहला एक, मैं बिना पढ़े एक ऑप्शन को हटा दे रहा हूं, ना दियते, अवसर ना दियते। अवसर ना दियते का मतलब उसने बच्चे के विकास को रोक दिया। बच्चे के विकास को जहां रोक दिया वो ऑप्शन वैसे ही काट के हटा दीजिए, पढ़िए ही मत। एक का ऑप्शन मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद क्या है?
उसके बाद क्या है भाई, देखिए एक ऑप्शन मैंने हटा दिया, सिर्फ सुनने की बात बोला है। शुद्धा नाम उच्चारित शब्दा नाम वाक्यम व पुनः पुनः अभ्यासम कर्तुम बालेभ्य निर्देशक। बालक को आप निर्देश दे रहे हैं, बालक को निर्देश थोड़ी देना है। 2 ऑप्शन मैंने काट दिया। तीसरा, अन्य बाले सा क्रीड़ा, सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 3 सबसे अच्छा। बच्चे, मैंने कहा था ना अभी, नाट्य अभिनय, नाट्य अभिनय, अभिनय, नाट्य अभिनय सहभागा, सहभागा वाला ऑप्शन सही था। मैंने क्यों सही कराया था इसे, क्योंकि इसमें बालक स्वतः ही जाकर उसमें क्या कर रहा है, सहभागी बन रहा है, स्वतः ही उसमें अपने अंतःक्रिया दिखा रहा है। इसमें भी अन्य अन्य बालक के साथ, अन्य अन्य बालक के साथ जब वह जाएगा, परिवेश में खेलेगा, तो उनके शब्दों को ग्रहण करेगा, उनके शब्दों को सीखेगा, उनके शब्दों को सीखेगा, फिर खुद ही बोलेगा उसमें। तो यही वाला ऑप्शन सबसे सही। यहाँ सुनने की बात की गई है, यहाँ अगर वार्तालाप की बात, गृह परिसरे, गृह परिसरे का मतलब गांव और परिवेश में बड़ों की बातों, बड़ों के साथ वार्तालाप करना अगर होता, यहाँ पे करना अगर होता, तब जाके जानते हैं क्या हो जाता, तब ये हो जाता, सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाता। तब सबसे बेहतरीन ऑप्शन नंबर ए हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पे उसके सहभागिता की बात आ जाती, सहभाग करने की बात आती, यानी कि वह अपने गृह प्रवेश में सबसे बातें कर रहा है, सबकी बातों को एब्जॉर्ब कर रहा है, सबकी बातों को अधिग्रहण कर रहा है, सुन रहा, अनुकरण कर रहा है, बोल रहा है, उसमें अंतःक्रिया कर रहा है। जब वो अंतःक्रिया करता तब सीखता। लेकिन यहाँ पे भैया का बोल दिया है, यहाँ पे बोल दिया है कि हे भैया सिर्फ श्रवणम, श्रवणम का मतलब इसने उसको सीमित कर दिया, इसने उसको सीमित कर दिया, इसने उसको सीमित कर दिया। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, अन्य बालय सह क्रीड़ा, अन्य बालकों के साथ खेलना। और जब खेलोगे तो उनकी भाषा को भी सीख जाओगे, उनके कार्यों को भी सीख जाओगे, उनके जैसा चिंतन भी करने लगोगे। मतलब कि आपस में अंतःक्रिया करके सीखने की बात हो रही है। आपस में अंतःक्रिया, और जब आपस में अंतःक्रिया की बात होती है तो यह भी सिद्धांत पर गया कि नहीं किया, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत सुने हैं ना भाई, सीडीपी में आपने सुना होगा, सीडीपी में सुना होगा। तो भाई बताइए, जब सिद्धांत के साथ ये मैच कर रहा है, उस पर आधारित है, उस सिद्धांत पर आधारित है, इसका मतलब इस ऑप्शन को काटेगा कौन, फिर कोई नहीं काट सकता। तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया। बताइए दोस्त, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, बेहतरीन लगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और प्यारा सा मेहनत को देखते हुए लाइक दे दीजिए। ठीक है दोस्त, तो मैं अगले दिन आपके लिए इससे भी बेहतरीन प्रश्न लेकर उपस्थित रहूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, तब आपका पेपर क्वालिफाई होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।